दिन के उजाले में खूबसूरत दिखने वाला ये जंगल रात होते ही भूत प्रेतों के डरावनी चीख पुकार से, पायल की आवाजों से भयानक जंगल में बदल जाता था। उस ओर आते जाते जानवरों को ये भूत खा जाते थे। जंगल से थोड़ी ही दूर में कलिंगपुर नाम का गांव था। इस गांव के लोग छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वक्त का खाना मिल जाए इतना ही बहुत था इनके लिए। जिस दिन काम ना मिले उस दिन पूरे परिवार को भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन कहीं से उस गांव में एक सेठ व्यापार करने के लिए आया। वह सेठ काफी गुस्सैल और दूरबुद्धि स्वभाव का था। पूरे गांव में बस यही धनवान रहे ऐसी उसकी सोच थी। अधिक ब्याज में लोगों को पैसे देकर गांव वालों से ज्यादा पैसे वसूल करता था। ब्याज पर लोगों को पैसे देकर जो लोग परिस्थिति के कारण रुपए नहीं दे पाते थे उन लोगों से ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूल करता था और साथ ही गांव वालों को परेशान भी करता था। गांव में काम ना होने के कारण लोग उस सेठ से ब्याज में रुपए लेकर ना लौटा पाने के कारण कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली। वो सेठ इतना निर्दयी था कि मरने वालों के परिवार से भी कर्ज वसूल करता था। उसी गांव में सोमू और भीम नाम के दो पक्के दोस्त भी रहा करते थे। दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद करते हुए जैसे तैसे अपना जीवन चला रहे थे। कभी ये दोनों सेठ से उधार नहीं लिए थे। दोनों दोस्तों ने सोमू के खेत के पास ही अपना अलग अलग घर बना रखा था। रूखी सूखी जो मिले खाकर मजे से अपना जीवन गुजार रहे थे। सारे गांव वाले सेठ से उधार मांगने जाते थे पर ये दोनों कभी भी सेठ के पास नहीं गए थे। अरे हरिया, 2 दिनों से कोई गांव वाला उधार मांगने नहीं आया रे। और खासकर वो सोमू और भीमू तो एक बार भी मेरे पास नहीं आए। जब तक मैं उधार के नाम से किसी को परेशान ना करूं तब तक तो मुझे नींद ही नहीं आती है। मालिक, क्या आपकी नजर उन पर भी पड़ गई? रामू और सोमू बहुत मेहनती है मालिक। मेहनती लोग हैं, किसी से भी कोई मतलब नहीं रखते। बाप दादाओं के समय से ही उनकी दोस्ती चली आ रही है। अरे वे दोनों तो आपके पास नहीं आएंगे मालिक। मुझे तो ऐसा ही लगता है मालिक। ऐसा क्या? इतनी गहरी दोस्ती है? मैं भी देखता हूँ उन दोनों की दोस्ती में दरार डालकर दोनों को एक दूसरे से अलग कर मुझसे आकर उधार मांगने की नौबत ला दूंगा। तुम देखते रहना बस। नहीं मालिक, वह बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी दोस्ती में दरार मत डालिए। देख हरिया, मैं एक व्यापारी हूँ, दुनिया देखी है मैंने। ऐसी दोस्ती बहुत देखी है, सब बकवास है। देखना, 2 दिनों में उनके बीच झगड़े करवाकर पैसे मांगने पे मजबूर कर दूंगा। दूसरे दिन खेत की ओर जाते समय सेठ ने सोमू को रुकवाकर पूछा, अकेले ही कहाँ जा रहे हो? भीम कहाँ है? मालिक, भीम खेतों में डालने के लिए दवाइयाँ और चारा के लिए दूसरे गांव गया है, कल सुबह तक आ जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सोमू
तुम्हारे भले के लिए एक बात बताऊं? जी बताइए, क्या बात है? देखो सोमू, तुम्हारे खेतों में उग रहे आधे धान को भीम को देकर तुम नुकसान उठा रहे हो। ध्यान रखो। आप गलत समझ रहे हैं मालिक। खेत तो नाम मात्र का मेरा है, लेकिन उसमें पूरी मेहनत भीम भी तो करता है और अपनी मेहनत को धान के रूप में लेता है। मेरा भीम काफी अच्छा है मालिक। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ सोमू। खेत तुम्हारा, उसमें उगने वाला धान तुम्हारा। मेहनत के लिए मेहनताना देते हैं, पर आधा धान नहीं देते बेटा। ऊपर से वो भीम धान बेचकर पास के गांव के सेठ के पास जमा कर रहा है। वो सेठ मेरे परिचित के ही है, इस वजह से ये बात मुझे पता चली। खैर, मुझे जो बताना था वो तो मैंने बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। मेरा भीम वैसा नहीं है मालिक, आपकी बातों में यकीन नहीं कर सकता। मैं अभी जाकर बात करता हूँ उससे। मुझे जो पता है मैंने तो वो बता दिया सोमू। हर शुक्रवार को तुम्हारा दोस्त दूसरे गांव के सेठ के पास जाकर पैसे देता है। कई लोगों ने देखा भी है। ऐसे भी मुझे क्या करना है, मुझे बहुत काम है, मैं चला। ऐसा बोलकर सेठ वहां से चला गया। सोमू गुस्से में सेठ ने सच कहा या झूठ, ये पता करने के लिए अपने दोस्त के घर जाकर इंतजार करने लगा। और दूसरे दिन सेठ सुबह सुबह गांव के बाहर वाले रास्ते में जाकर पास के गांव से लौट रहे भीम को रुकवाया। और भीम, सुबह सुबह कहां से आ रहे हो? मालिक, पास वाले गांव से कुछ काम निपटा कर आ रहा हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ताजी हवा खाने आया था। वैसे किस काम से गए थे दूसरे गांव? खेतों के लिए दवाई और जानवरों के लिए चारा लाने गया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। और इन सबको खरीदने के लिए रुपए कहाँ से लाए? मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलकर जितना कमाते हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा बचाकर खेतों के लिए और जानवरों के लिए रखते हैं मालिक। हाँ, सोमू बता रहा था। ये सब खरीदने के बाद बचे हुए रुपयों को पास के गांव के सेठ के पास जमा करते हो। हर शुक्रवार खरीदारी के नाम पे वहां जाकर पैसे जमा करके आते हो तुम। सोमू ने ऐसा कहा। शायद आपसे सुनने में कुछ गलती हुई होगी मालिक। मेरा सोमू मुझसे कभी ऐसा नहीं कहता, बहुत अच्छा है। देखो, मुझे क्या पता, जैसा सोमू ने मुझसे कहा मैंने तो बस वही बता दिया। पता नहीं मुझे, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे सोमू ने ऐसा कहा, अभी जाके पूछता हूँ। ये बात मुझे सोमू ने ही बताई, नहीं तो मुझे कैसे पता चलता कि ये खेत सोमू का है। तुम यहाँ कूली जैसे मेहनत कर रहे हो और खेती कर रहे हो। बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा? सेठ के मुंह से ये सब बातें सुनकर भीम गुस्से में घर चला गया और सोमू से मिलकर सेठ के द्वारा कही हर बात बताई। इसके बाद सोमू ने भी सेठ ने जो उसे बताई थी वो सारी बातें उसे बताई। दोनों ही सेठ की चाल को समझ गए थे। सेठ को मजा चखाने के लिए दोनों ने कुछ उपाय सोचा और इसके बाद सेठ के घर की ओर चल दिए। सोमू सेठ के घर के बाहर ही रह गया, लेकिन भीम अंदर जाकर बोला, मालिक, मालिक, मैं भीम हूं। क्या हुआ भीम? आपने सही कहा था सेठ जी। सोमू ने मुझ जैसे सच्चे इंसान पर पैसा चोरी का, धोखा देने का इल्जाम लगाया है, इसलिए उससे दोस्ती तोड़ के आ गया हूँ। अब उससे कोई मतलब नहीं है। और इस तरह भीमा सेठ के पास आकर झूठ का नाटक करने लगा। ये अच्छा मौका है, इसे मेरे यहाँ मुफ्त में नौकर रख लेता हूँ। कोई बात नहीं भीम, इतने दिनों में तुम्हें सच का पता चल ही गया। अब क्या करोगे? तुम्हारे पास तो खेत भी नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है, पर मैं एक रहस्य जानता हूँ जो सोमू को भी नहीं पता और मैंने उसे बताया भी नहीं है। रहस्य? कौन सा रहस्य भीम? अरे मुझे बताओ, कौन से रहस्य की बात कर रहे हो? मालिक, पिछले गुरुवार के दिन सोमू के घर की रखवाली करने वाले रामू काका जंगल में कोई खजाना है, किसी को उस बारे में पता ना चले इसलिए जंगल में भूत प्रेत है ऐसा प्रचार करके, कोई भूत की आवाज निकालकर, पायल बजाकर जंगल में घूम रहा है ऐसा मुझे पता चला। जंगल में सच में भूत है मानकर हमारे गांव वालों ने
वहां जाना ही छोड़ दिया। लेकिन सेठ जी, वहां ना वाकई में बहुत सारा सोना चांदी और हीरा है, ऐसा मुझे रामू काका ने बताया। जो उस खजाने को पालेगा वो इस विश्व का सबसे बड़ा धनवान बन जाएगा। सोमू को पता चलने के पहले ही मुझे जाकर उस खजाने को पाना ही होगा मालिक। क्या सच में भीम, जंगल में खजाना है? हाँ मालिक, मैं बचपन से उस खजाने के बारे में गांव वालों से सुनता आया हूँ, लेकिन हमारे गांव वाले मासूम और डरपोक थे, इसलिए उन्होंने उस खजाने की परवाह नहीं की। लेकिन रामू काका के बताने के बाद अब मुझे यकीन हो गया है कि वो खजाना सच में है। अब मैं ही जाकर उस खजाने को लाकर सोमू से भी बड़ा खेत खरीदकर बहुत बड़ा बगीचा बनाकर सोमू से बदला लूंगा। ठीक है मालिक, अब मैं जाने की तैयारियां करता हूँ, चलता हूँ मालिक। ऐसा कहकर भीम वहां से चला गया। लेकिन सेठ मन ही मन उस खजाने को हथियाने का उपाय सोचने लगा। कल इस भीम के जंगल जाने से पहले मुझे ही उस जंगल में जाकर खजाने को हथियाना होगा। उसी रात सेठ जंगल के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर में ही सेठ जंगल में पहुंच गया। चारों ओर घना अंधेरा था। सुनसान से उस जंगल में लकड़बग्गों और उल्लुओं की आवाज से बहुत भयानक लग रहा था। यह सब सुनकर सेठ काफी डर गया, लेकिन खजाने के लालच में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अचानक से सेठ को लगा कि उसके पीछे कोई है। वह मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। पैसों की लालच में वह आगे बढ़ता गया। दूर से सेठ को पेड़ पर कुछ लटकता दिखा। वो क्या है जानने के लिए उस पेड़ के पास गया। पास जाकर देखा तो एक भूतनी दोनों हाथों से पेड़ पर झूल रही थी। भूतनी को देखते ही सेठ वहां से भागा, लेकिन भूतनी उड़कर सेठ के पास आ गई और भयानक हंसी हंसने लगी। अरे मानव, कौन है रे तू? कितनी हिम्मत है तुझमें जो इस समय यहां आया है, वो भी मेरे इलाके में। पता नहीं, तुझे मारकर तेरा खून पी लूंगी। भूतनी, भूतनी बचाओ मुझे। भूतनी जी, मुझे मत मारो, दया करके मुझे छोड़ दो। किसी ने यहाँ खजाना है बोला तो मैं लालच में यहाँ आ गया। आप यहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता था। वो भीम बोला कि यहाँ कोई भूत भूत नहीं रहता, सब अफवाह है बोल के मुझे यहाँ भेज दिया। खजाने की खोज में आया है? कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद मुझे मानव का खून पीने मिलेगा। जानवरों का खून पी पी कर मैं भी बोर हो गई थी। तुझे मारकर तेरा खून पीऊंगी। नहीं नहीं प्रेतात्मा जी, मुझे मत मारो। आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा, जितना रुपया चाहिए उतना दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। क्या रुपए पैसे मैं क्या करूंगी? तुम्हारे रुपए पैसे? मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ खजाने की खोज में आकर एक साधु के श्राप के कारण कई सालों से इस खजाने की रखवाली कर रही हूँ। मुझे रुपए पैसे नहीं, तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पीना है। खजाने की खोज में आकर ये कहाँ फंस गया? अब क्या करूं? किसी भी तरह उस खजाने को पाकर इस प्रेतात्मा से छुटकारा पाना पड़ेगा। प्रेतात्मा जी, आप मुझे छोड़ दीजिए। मेरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं ना रहा तो वे अनाथ हो जाएंगे।
ठीक है, तुम्हें छोड़ दूंगी, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बताओ क्या करना है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, मैं एक साधु के श्राप के कारण ये भूत बनकर घूम रही हूँ। तुम जिस खजाने की खोज करने यहाँ आए हो, उसकी रखवाली करने का श्राप मिला है मुझे। जब तक कोई इंसान इस खजाने को ढूंढ नहीं लेता, तब तक मैं प्रेत रूप में ही रहूंगी, ऐसा श्राप मिला है मुझे। कई सालों से मैं इस जगह बंदी बनकर रह गई हूँ। अगर तुम उस खजाने को हासिल कर लो तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और मैं अपने लोग जा पाऊंगी। जिस खजाने को मैं ढूंढता यहाँ आया था, वो अब खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। वाह क्या मौका है, इस प्रेतात्मा की मदद से मैं पूरे खजाने को पा सकता हूँ। ठीक है प्रेतात्मा जी, जरूर करूँगा, लेकिन वो खजाना कहाँ है, उसे कैसे पाना है, ये मुझे नहीं पता। वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन एक जरूरी बात, तुम्हें उस खजाने के साथ एक श्राप भी मिलेगा। खजाने के लिए मैं कोई भी श्राप लेने को तैयार हूँ, लेकिन वो श्राप क्या है प्रेतात्मा जी? कितना लालची मानव है रे तू। ठीक है, बताती हूँ, सुनो। खजाना मिलते ही तुम्हें सामने वाले के मन की बातें सुनाई देंगी, उनकी भाग्य रेखा दिखाई देगी। न चाहते हुए भी तुम उनको बता दोगे, अपने मन में नहीं रख पाओगे। ये कहाँ श्राप हुआ, ये तो वरदान है। इस श्राप से मैं और पैसे कमाकर धनवान बन जाऊंगा। ठीक है प्रेतात्मा जी, अब मुझे ये बताइए कि मैं उस खजाने तक कैसे पहुंच सकता हूँ? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब सुनो, यहां से 10 मील दूर आते ही तुम्हें समुद्र का किनारा मिलेगा। उस किनारे से आगे जाते ही एक बड़ा काला पत्थर दिखाई देगा। उस पत्थर के दाईं ओर नीचे के तरफ एक गुफा दिखाई देगी। गुफा के अंदर एक गहरी खाई होगी। उस खाई में जाते ही तुम्हें उस खजाने के रखवाली कर रहे 2 सर्पों का जोड़ा तुम्हें काटने को आएगा। अब तुम्हें इस मंत्र को बोलना है, नहीं तो वो सर्प तुम्हें मारकर उस खाई में फेंक देंगे। हे प्राचीन नाग देवता, मेरा नमन स्वीकार करो। हे प्राचीन नाग देवता, मेरा नमन स्वीकार करो। हे प्राचीन नाग देवता, मेरा नमन स्वीकार करो। ऐसा तुम्हें 3 बार बोलते ही दोनों सांप एक दूसरे से लिपटकर खाई में जाने का मार्ग बना देंगे। तब तुम उस खाई को पार कर जब गुफा में जाओगे, तुम्हें खजाना दिखेगा। लेकिन तुम उस खजाने को तभी पा सकोगे जब खजाने के सामने वाली दीवार पर एक सफेद पत्थर के पास घुटनों के बल बैठकर अपने दाहिने हाथ को काटकर उससे निकले खून को उस पत्थर में डालकर इस मंत्र को पढ़ोगे। कभी 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 वे मुक्तियां, सभी 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 श्राप प्राप्तियां साहो बगीता साहो। मैं इस खजाने के खोज में आया मानव हूं बगीता। ऐसे बोलते ही खजाने के ऊपर से बड़ा पहाड़ हट जाएगा और खजाना तुम्हारा होगा। तुम्हारे द्वारे उस खजाने को छूते ही मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और अपने लोक वापस चली जाऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं जाकर उस खजाने को अपना बनाकर तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाता हूँ। ध्यान रहे मानव, उन सर्पों को देखते ही मंत्र बोल देना, नहीं तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसा कहकर प्रेतात्मा वहां से गायब हो गई। हे प्राचीन नाग देवता, मेरा नमन स्वीकार करो। 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 सेठ कुछ दूर आगे जाकर
उस प्रेतात्मा ने जैसा कहा था वैसा किया और खजाने को पा लिया। गबी गबी गबीरा विमुक्तिया, सभी सभी सबीरा श्राप प्रक्तिया, साहो बगीता साहो। गबी गबी गबीरा विमुक्तिया, सभी सभी सबीरा श्राप प्रक्तिया, साहो बगीता। खजाने को छूते ही प्रेतात्मा को मुक्ति मिल गई। उस खजाने में से कोई चमत्कारी चीज आकर सेठ से टकराई और सेठ में समा गई। सेठ 3 दिन बाद उस खजाने को लेकर आधी रात को घर पहुंचा। खजाने को अपने गोदाम में छुपाकर वो सो गया। दूसरे दिन सुबह नींद से जागकर जब वो बाहर आकर देखा तो 2 औरतें आपस में लड़ रही थी। सेठ वहां जाकर दूर से उस झगड़े को देखने लगा। खजाने के साथ मिले श्राप के कारण सेठ को उन औरतों के मन की बात सुनाई दे रही थी। वे दोनों औरतें मन में क्या गाली दे रही हैं, ये सबके सामने ही दोनों को बता दिया। झगड़ा बढ़कर अब ग्राम पंचायत तक पहुंच गया। इसके बाद सेठ को वहां बुलवाया गया और हर जाने के तौर पर उसकी आधी संपत्ति ले ली गई। पूरे दिन सेठ किसी न किसी झगड़े में फंसकर उसकी पूरी संपत्ति और मिले खजाने को भी गवा दिया। ये सब देखकर सेठ की पत्नी सेठ पागल हो गया है करके अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। फिर भी सेठ श्राप के कारण बिल्कुल नहीं बच पा रहा था। यह सेठ कहीं से आकर दोस्तों और परिवार वालों के बीच झगड़ा करा रहा है करके सारे गांव वालों ने उसे मार मार कर गांव से भगा दिया। वहां से भागकर सेठ जंगल पहुंच गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिसने मुझे श्राप दिया था जाकर उसी प्रेतात्मा से पूछता हूँ कि श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहता हुआ सेठ प्रेतात्मा के लोक में गया, पर वहां प्रेतात्मा दिखाई नहीं दी। फिर भी सेठ प्रेतात्मा को जोर जोर से आवाज देने लगा। ऊपर कहीं आसमान से यह सब देख रही एक मुनि कन्या तरस खाकर आसमान में एक रोशनी जैसी चमकी। ओ प्रेतात्मा, कहाँ हो तुम? ओ प्रेतात्मा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मानव? मुझे क्यों बुला रहे हो? श्राप के बाद मैं अपने लोक चली जाऊंगी, बोला था ना मैंने। वो तो ठीक है, पर श्राप के कारण मैंने अपनी हर चीज खो दी है। मेरी पत्नी और बच्चे मुझे छोड़कर चले गए हैं। श्राप से बाहर आने का उपाय बताओ। मैं प्रेतात्मा नहीं हूँ, एक मुनि कन्या हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह लालच, दुर्बुद्धि से गांव वालों को परेशान करती थी। श्राप के कारण बिना खाना और पानी के मरकर मैं भूतनी बन गई। उस गुफा में कोई खजाना नहीं, माया थी। तुम लालच के कारण इस जंगल में आके उस माया जाल में फंस गए। तुम भी मेरी तरह एक दिन भूखे प्यासे मरकर भूत बन जाओगे। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? मैं अपने लालच के कारण, अपने दुर्बुद्धि के कारण लोगों को काफी परेशान किया। क्या मैं कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा? नहीं, जब तक कोई दूसरा तुम्हारी तरह माया जाल में नहीं फंस जाता तब तक तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर मुनि कन्या वहां से चली गई। कुछ दिनों के बाद सेठ मरकर भूत बन गया और उस माया जाल की रखवाली में लग गया। इसके बाद सब लोग सेठ गांव छोड़कर चला गया है ऐसा सोचने लगे और पुनः अपने अपने कामों में लग गए। सेठ के साथ हुए सारी बातों से अनजान सोम और भीम
सेठ को अच्छा सबक सिखाया है कर कर मन ही मन खुश हुए थे और अपने अपने परिवार वालों के साथ हमेशा की तरह खुशी खुशी रहने लगे।